according to the requirement we can proceed with them, है ना? क्योंकि सर उसकी requirement के क्योंकि according we can ऑप्शन, proceed. क्योंकि सर ऑप्शन दोनों है हमारे पास, हम आप इसके थ्रू भी option कर दोनों. सकते हैं उसके। हाँ बाकी दोनों में differences आपको मालूम होना चाहिए कि why we need to proceed with this way, why we need to proceed with that way. वो दोनों information हमारे पास होनी चाहिए. Screen मिल रही है सभी को? हाँ सर। Let me proceed with the first way और उसके बाद फिर हम सेम ही टास्क को आपको गाइड करेंगे about how we can establish. अगर आपको याद होगा तो हमने लोड बैलेंसर के बहुत सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे, रिमेंबर? एंड इन द लोड बैलेंसर वी टॉक्ड अबाउट कि वी कैन एस्टैब्लिश आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ आवर विंडोज बेस्ड सर्वर. विंडोज बेस्ड सर्वर में हमने क्या किया था, वी एस्टैब्लिश आवर इन्वायरमेंट एंड उस केस में वी सर्वर वी सेंटर सॉरी जब आप एक सर्वर इस्टेब्लिश करते हो विंडोज का तो उसमें इंस्टॉल करना होता है, वी नीड टू इंस्टॉल IaaS सर्विस. यस, लेकिन सर IAS के लिए फिर हमें हम लोगों को सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो भी हम लोग मतलब सारी जिस चीजें सर्विस। आपको मैनुअल हाँ करनी पड़ेगी. यू आर द ऑनर और जो IaaS सर्विस का सेटअप है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आता है. और डे 1 हमने डिस्कस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के केस यस, में यू आर गोइंग टू परफॉर्म 75% टास्क. एक अगर आपको बढ़िया अच्छे से आइडिया है IAS के बारे में, अगर आपको अच्छी सी नॉलेज है, देन विल देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लाइक इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours टू मेक योर वेबसाइट लाइव. लेकिन और अभी सर जो हम टास्क थोड़ा परफॉर्म सा, करने वाले हैं, और सर थोड़ा सा रिस्की भी है, थोड़ा सा मीन्स जरा सा भी हम लोगों ने कुछ मतलब बाय मिस्टेक कुछ दूसरा क्लिक हो गया, कुछ हमने सेलेक्ट कर दिया, तो डर भी लगता है कि दूसरी साइड डिलीट ना हो जाए कुछ भी। एग्जैक्टली नॉट ओनली द डिलीशन, आप सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर पाओगे. जब आप स्टैब्लिश करते हो वर्डप्रेस सर्वर, राइट, जब आप स्टैब्लिश करते हो वर्डप्रेस सर्वर, तो सॉरी, जब आप एक वर्चुअल मशीन के थ्रू अपनी वेबसाइट को होस्ट करने का काम करते हो तो सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी, सर्टिफिकेट आपकी जिम्मेदारी, कस्टम डोमेन आपकी जिम्मेदारी, सारा कुछ आपको मैनुअल टास्क परफॉर्म करना होता है, राइट. बट जब आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो देन इस केस में यू कैन गो विद द अनदर वे, यू कैन गो विद अनदर वे. इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, SSL मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको सिर्फ डाउनलोड करके अपलोड करना रहता है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, DDoS सिक्योरिटी मिल जाती है, WAF मिल जाता है, राइट, वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मिल जाता है, जिससे आपका पूरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहता है. इज दैट क्लियर? सो अभी के लिए हम चलते हैं PaaS सर्विसेज में, एज्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में चलते हैं और आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द अनदर टास्क. कंप्यूट के पार्ट में है तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द कंप्यूट पार्ट और कंप्यूट में लेट मी चेक PaaS सर्विसेज में. अगेन आई एम गोइंग टू ओपन एज्योर वेब सर्विसेज. यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इज दैट करेक्ट? सो व्हाट इज वर्क ऑफ थर्ड ऑप्शन दैट वी डिस्कस्ड? इफ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश वर्डप्रेस सर्वर तो उस केस में तीसरा ऑप्शन हमारी मदद करेगा. अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट यूज करनी है तो पहला ऑप्शन, अगर आपको स्टैटिक प्लस डेटाबेस चाहिए तो उस केस में सेकंड ऑप्शन, अगर आपको SQL डेटाबेस वगैरह एस्टैब्लिश करना है ना, सो दैट टाइम यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. सो डेटाबेस में क्या आ जाएगा, SQL डेटाबेस आ जाएगा एंड ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल गेट एंड यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट. दोनों चीजें आपको आसानी से अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे. आई एम गोइंग टू क्रिएट वन प्लेटफॉर्म. यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, नाम दे देते हैं वेब ऐप 1988. कोई यूनिक सा नेम आपको रखना है ताकि ये एक्सेप्ट कर ले. अब देखिए कोडर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कंटेनर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. कंटेनर और कोडर में डिफरेंस क्या है? कोडर में क्या होता है कि आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और इसमें जो कोडिंग होती है वो CI/CD पाइपलाइन के थ्रू होती है. CI/CD पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं. बहुत सारे कंपोनेंट्स में जैसे यू नो वेरी वेल अबाउट कि गिटहब का नाम सुना होगा आपने, राइट, रिलेटेड टू द गिटहब. गिटहब की जो जिम्मेदारी होती है, गिटहब इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द कोडिंग. जो भी आप कोडिंग जो है वो आप एक्टिवेट करके रखेंगे और उस कोड को डायरेक्टली अपने वेब सर्वर से अटैच कर देंगे. ऑन प्रोमाइसेस पे का डेटा नहीं है, आपने क्लाउड पे डेटा रख रखा है, गिटहब पे डेटा रखा है, उस गिटहब से उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने के बाद यू आर एबल टू स्टैब्लिश योर इन्वायरमेंट. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कोड की,
तो कोड हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, वी ऑलरेडी डाउनलोडेड द कोड। हमने यहाँ पे कोड इस्टेब्लिश कर रखा है, और कोड के थ्रू वी आर एबल टू इस्टेब्लिश, कोड के जरिए वी आर इस्टेब्लिश अपलोड आवर कोड बाय सेल्फ। हम अपने ऑन प्रेमाइसेस से कोड को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद वी कैन मैनेज। इज दैट क्लियर? सो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने आप। ये वेबसाइट डेटा एक नाम का फोल्डर हमने बना रखा है। इसमें हम, लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, html index.html। और ये जो कोड है, इनके अंदर जो कोडिंग है, ये आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। अभी मैंने इसको ऑफलाइन में ओपन किया है, इट लुक लाइक दिस। ठीक है ना, डमी है, इसमें कोई वेबसाइट नहीं है। वैसे कोई से भी वेबसाइट होगी वो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लेंगे, एंड वी कैन अपलोड दिस पर्टिकुलर फाइल टू द वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज में जाकर के हम अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। लेट मी प्रोसीड एंड क्रिएट। कोड में जो हमारी वेबसाइट है वो .NET पे है, तो हम .NEट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड विंडोज और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड हैं, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा सकते हैं। इन वर्चुअल मशीन का एक्सेस हमें नहीं रहेगा, क्योंकि पैस सर्विसेज है, सारी चीजें वो अपने आप मैनेज कर लेगा बैकएंड से। और यहाँ पे हम वेब वेस्ट यूएस ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वेस्ट यूएस को कल हमने एक्टिवेट किया था, तो आई होप कि ये सपोर्टेड रहेगा। एंड दिस इज द प्लान जो हमने कल डिस्कस किया था। So ये प्राइसिंग है 4 GB ऑफ रैम, 1 कोर ऑफ वर्चुअल CPU, और एवरीथिंग इज ओके। प्रीमियम V4 है। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। डेटाबेस, आई डोंट वांट टू ऐड डेटाबेस राइट नाउ, हम डायरेक्टली स्टैब्लिश करेंगे। दिस इज द पैनल जहाँ पे आप अपने गिटहब का अकाउंट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट डेटाबेस वर्चुअल फाइल्स जो है हम यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड। नेटवर्किंग में मेक इट पब्लिक, ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकें। इनेबल पब्लिक एक्सेस, ताकि आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओ अपने डेटा को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। एंड लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, मॉनिटरिंग का पैनल, और फिर क्रिएट करेंगे। अभी तक सारा कुछ ओके है। एक बार रिव्यू में डाल देते हैं इसको। जैसे रिव्यू कंप्लीट होता है, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इट। एस्टैब्लिश करने के बाद विल बी एस्टैब्लिश आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपना जो इन्वायरमेंट है वो हम जो फाइल्स है ना उसको हम अपलोड करें। इन प्रोग्रेस, अभी तो कोई एरर नहीं आया, एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। Wait for a few more minutes, just like at the WordPress server, आप एक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हो, and after that, let's proceed further. जुल्फिकार, go ahead. सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं, और हम लोग सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में जाते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऐसे डाउनलोड करते हैं डिजी सर्टिफिकेट पोर्टल के थ्रू। तो हम मैनुअली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। अगर हम लोग अजूर क्लाउड की बात करें, हम पैस सर्विस हम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को, हम अगर वेबसाइट या कुछ भी करेंगे, तो सर हमें वहाँ पे सर्टिफिकेट की नीड होगी, या फिर सब कुछ अजूर पोर्टल के थ्रू सब कुछ मिलेगा बाय डिफॉल्ट? यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक ऑप्शन देगा कि यू कैन अपलोड योर सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट आपके डोमेन के नेम से रजिस्टर किया जाता है, ऐसे नहीं आता है। नहीं डोमेन सर जो ये, रहेगा उस पे सर्टिफिकेट आप खरीदेंगे सेपरेटली। अच्छा, अच्छा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सर हम हाँ जी। उसमें उसमें IIS में जब जाते हैं, तो वहाँ के लिए हम लोग डिजी सर्टिफिकेट या दूसरी साइट के थ्रू हम लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं मैनुअली। तो हाँ, फिर खरीदना उसको हमें पड़ेगा, इम्पोर्ट, वहाँ वहाँ पे भी तो खरीदना पड़ेगा। जी, और यहाँ भी खरीदना पड़ेगा, राइट? हाँ, दोनों जगह खरीदना पड़ेगा। ओके। We need to buy it from both the location, और उसके बाद फिर we can establish. चलो, वर्डप्रेस सर्वर हमारा एस्टेब्लिश हो गया है, एंड सॉरी,
नॉर्मल सर्वर हमारा इस्टेब्लिश हो गया और इस सर्वर में वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश आवर कोड वाली वेबसाइट। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने कोड की वेबसाइट को इस्टेब्लिश करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक, राइट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट वी नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन अपलोड, बिकॉज आवर डेटा इज अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस। हमारा जो डेटा है ना वो ऑन प्रोमाइसेस पे अवेलेबल है एंड वी आर गोइंग टू अपलोड इट मैनुअली। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स रिक्वायर्ड, इसके लिए आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अगेन सेम ही यहाँ पे यूआरएल आ गया। ये यूआरएल सभी के लिए एक्सेसिबल है, एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड दे कैन एक्सेस, ठीक है ना। कंटिन्यू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यू नो दैट अभी एसएसएल सर्टिफिकेट है नहीं, तो लेट मी प्रोसीड विद अनसेफ और देखते हैं कैसे ये दिखने में लगती है। योर वेब एप्लीकेशन रनिंग एंड वेटिंग फॉर योर कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट का इंतजार कर रहा है कि आप अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। कंटेंट अपलोड करने के बाद यू विल गेट द एक्सेस, ठीक है। we need to upload the content and then we can access our website from worldwide। सबसे जो important part होता है content upload करने के लिए, और content upload करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं tool। the tool name is I hope you guys are aware about FileZilla, ठीक है। FileZilla एक tool है जिस tool के through हम अपने data को on premises से upload कर, clear। so let me show you how it's look like। आप जाइए यहाँ पे डाउनलोड करिए, download FileZilla for your system, for your Mac machine, for Mac, for Windows, हर जगह पे मिल जाएगा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए। आप ये क्लाइंट डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यू शुड इंस्टॉल ऑन द बेस मशीन, जहाँ पे आपका लोकेशन है उस लोकेशन पे आप इसको, लेट मी ओपन एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। ओपन कर लेते हैं, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा और ओपन करते ही कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ये हमारा यूजर है, नेम है यूजर का, डेस्कटॉप है और ये वेबसाइट डेटा जो फाइल का लोकेशन है, और ये पूरी फाइलें हैं इस फोल्डर के अंदर जो हमने अपलोड कर रखी है। हमें उठा करके अपलोड करना है, बट सेकेंड रिमोट साइट जो अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड की। तो लेट मी कनेक्ट इट विद ऑन प्रेमाइसेस फाइलज़िला। बैक टू द एनवायरनमेंट, हम अपने पोर्टल पे आते हैं जहाँ पे हमने स्टैब्लिश कर रखा है अपने वर्डप्रेस सॉरी एप्लीकेशन सर्वर को, और सेटिंग्स में जाने के बाद, सॉरी डिप्लॉयमेंट टूल्स में जाने के बाद विल गेट द ऑप्शन ऑफ डिप्लॉयमेंट सेंटर। अंडर द डिप्लॉयमेंट सेंटर ये हमें पाथ प्रोवाइड करेगा जिससे हम दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। वी आर एबल टू सी सोर्स कुछ भी हो सकता है, गिटहब हो सकता है, बिटबकेट हो सकता है, लोकल गिट हो सकता है, एज़्योर रिपोजिटरी हो सकती है। आप इन चारों लोकेशन में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके यू कैन प्रोसीड एंड अपलोड योर डेटा। एंड सेकेंड, अपने पास तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जिसका इस्तेमाल करके हमने इस्टेब्लिश किया, तो गो विद FTPS, ठीक है। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इस FTPS के थ्रू जाएंगे और वी जस्ट नीड टू अप्लाई। अनफॉर्चुनेटली जो FTP ऑथेंटिकेशन है वो डिसेबल है, दैट यू नीड टू एक्टिवेट, क्योंकि ये सारा कुछ ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल भी करते हो तो ये हमें कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। सो बेस्ट वे क्या है कि वी नीड टू एक्टिवेट इट। हमें जो हमारा फाइलज़िला है, जो हमने एप्लीकेशन इस्टेब्लिश किया है, उसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एंड एक्टिवेट करने के बाद विल गेट द एक्सेस। तो एक्टिवेट करने के लिए वेरी बेसिक ऑप्शन, यू जस्ट नीड टू ओपन एज़्योर पोर्टल, IAM एक्सेस पे जाएंगे, ऐड कस्टम रोल पे जाएंगे। एक कस्टम रोल के अंदर वी आर गोइंग टू परमिट इट, इसको हम क्या करेंगे, FTP से परमिट करा करके अलाउ करा देंगे। या फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, सेटिंग्स में जाते हैं एंड लेट मी चेक हाउ वी कैन एक्टिवेट। प्रॉपर्टीज में देखते हैं FTP का ऑप्शन अगर डिसेबल है तो वी नीड टू एक्टिवेट। दिस इज योर FTP लिंक, ये हमारे पास FTP का लिंक है। इस लिंक के जरिए हम इनेबल करेंगे इसको। FTP का यूजर नेम, FTP का होस्ट नेम, और हमें पासवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। लेट मी कॉपी द होस्ट नेम
यहाँ से होस्ट नेम कॉपी कर लो, बैक होस्ट नेम की जगह पे होस्ट नेम, यूजर नेम की जगह पे यूजर नेम यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और ये पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सो पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? वी जस्ट नीड टू ओपन डिप्लॉयमेंट सेंटर, FTPS क्रेडेंशियल, और FTPS का जो पोर्ट नंबर रहता है, दैट यू नीड टू नो। व्हाट इज पोर्ट नंबर फॉर FTPS? 21। नो, HTTP का पोर्ट नंबर होता है, FTP का होता है 990। एंड क्विक कनेक्ट। FTS, राइट? FTPS। FTPS, ओके ओके। सर ये FTPS पहली बार सुन रहा हूँ सर। अपडेटेड वर्जन ऑफ FTP, ओके सिक्योर ओके फाइल ओके ओके। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे Because mostly HTTP। SMTP, HTTP, HTTPS, then your DNS, these ports are asked in interview question, FTP, Telnet, all these things. But FTTPS means maybe This it's is not so. upgraded Okay, version। okay, okay, okay. Because विंडोज में काम करते वक्त भी सर कभी इनकाउंटर नहीं किया। ये स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड जैसे होते हैं ना, जैसे पॉपुलर FTP, आपका SMTP हो गया, FTP का POP3 हो गया। POP3 SMTP both are applicable for mailing services, मेलिंग उसका सर्विसेज, प्रैक्टिकल हाँ मतलब हाँ नहीं है। हाँ। नहीं मतलब नॉर्मली इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस ही पूछते हैं तो। Correct। हाँ।
Sir, I was watching your video on vMsphere, vSphere 8. Mhm. What is the demand like? Like if I want to learn from you now, means अपकमिंग डेज में ब्रॉडकॉम डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑल द सर्विसेज ओवर अ क्लाउड। VMware ने oh, क्लाउड के साथ कोलैबोरेट किया है, हर एक क्लाउड पे आपको VMware मिल जाएगा। तो okay, 2026 1-2 साल के अंदर VMware सारे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करेगा हाइब्रिड इन्वायरमेंट के तरीके से। okay, okay. मेरे ख्याल से ये FTPH की जो हमारा सर्विस डिसेबल है ना, तो हमने वहाँ से पासवर्ड कॉपी किया ना सर वो, तो Hmm. मे बी आई थिंक, और हमने क्विक कनेक्ट किया तो मे बी उसको पासवर्ड करेक्ट कॉपी नहीं हुआ है, क्योंकि सर्विस डिसेबल है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। 990 is the what we can say the logical port। इसको करो आप ओके, थोड़ा सा इंतजार। चलिए, हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने क्लाउड से, जो भी वेब सर्विसेज हमने तैयार की थी। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड विद दैट। अब एक साइड, जो राइट साइड आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, विच इज रिलेटेड टू द क्लाउड, और जो लेफ्ट साइड है वो है लोकल साइड आपकी। क्लियर? दोनों प्लेटफॉर्म से हम जुड़ चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो फाइल दिखाई पड़ रही है इसको डिलीट करें। आई डोंट वांट टू गो विद दैट, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से देखने में लग रहा है हमें। ब्राउजर पे जाओ, ओवरव्यू पे जाओ, इस पे क्लिक करो और प्रोसीड टू अनसेव पे जाओ। ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, बट हमें चाहिए अपना खुद का डेटा, राइट? HTTP होने की वजह से डेंजरस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है इस टाइम पे। सो नाउ यू कैन प्रोसीड, और बाद में इसमें SSL सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिसअपियर करा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। सो गोइंग बैक, और एक बार हम अपना ये पूरा फाइल लोकल में से सेलेक्ट करो, ड्रैग करो और इधर ड्रॉप कर दो। लेकिन उसके पहले इस HTML की फाइल को आप यहां से रिमूव कर दीजिए। अब आप यहां से कॉपी करो, सिंपल सा ड्रॉप कर दो, ड्रैग ड्रॉप करो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। टोटल मिला के जो फाइलें हैं अभी 62 फाइल ट्रांसफर हुए, एंड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। कई सारी फाइल्स हैं, तो जैसे ये मूव हो जाता है वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट। ऑल फाइल्स आर इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा सा।
यदि हमारा पहले जो क्विक कनेक्ट नहीं होता, इट मींस हमारा वो एफटीपीएस की सर्विस इनेबल नहीं था, इसलिए राइट? हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको डिस्क्लोज करके रखते हैं, टर्न ऑफ करके रखते हैं। यू हैव टू एक्टिवेट जब जरूरत पड़ेगी तभी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। डू नॉट शेयर विद एनीवन। आपको किसी के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इसके थ्रू कोई ना कोई अटैक या हैक कर सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, so that's why it is protected. और सर सेकंड क्वेश्चन सर, ये अभी आप बोल रहे हो ना कि हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हमें एसएसएल वीपीएन इस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हाँ सर वो ऑप्शन हमें आप एक बार बताओगे, तो मतलब अगर हमें इन फ्यूचर करना पड़े क्लाइंट के लिए, हाँ, तो किधर लाइव ऑप्शन हो मिले? जाए, एक बार वेबसाइट लाइव हो जाए, I'll show you. ओके सर। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी फाइल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, माइग्रेट हो चुकी हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं, एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। क्या हमें हमारी वेबसाइट दिख रही है? देन अब मैं ये यूआरएल वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे किसी के साथ शेयर करता हूँ, आई होप कि सब एक्सेस कर पाएं इसको, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड कोड बेस्ड है। अभी मैंने यहाँ पे आपको डॉट नेट का ऑप्शन दिया, आप यहाँ पे जावा, पाइथन, कोबोल, वट एवर वेबसाइट दैट यू आर यूजिंग, है ना, किसी भी वेबसाइट का आपने इस्तेमाल किया, किसी भी कोड का इस्तेमाल करके आपने वेबसाइट स्टैब्लिश किया है, देन यू कैन डू दैट, ये सर एक्सेस मिल रहा यू कैन होस्ट इट ना, है? यू गाइस आर एबल टू एक्सेस। यस सर। चलो, ये हुआ अभी कॉन्सेप्ट, ये अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ कि वी आर एबल टू होस्ट आवर वेबसाइट बेस्ड ऑन कोड। कोडिंग के जरिए हमने वेबसाइट को एस्टैब्लिश किया, लेकिन अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ऑप्शंस रहते हैं, लाइक वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन एंड हाउ वी कैन गेट इट, हाउ वी कैन मैनेज द सर्विसेज, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैक आ जाते हैं, वेबसाइट हमारी एक्सेसिबल है, बट जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वेबसाइट के ऊपर वो हमें देखनी है। जैसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कस्टम डोमेन? What is custom domain and why we need to add it? नो आइडिया सर। कस्टम डोमेन लाइक अभी जो हमारी वेबसाइट है, अगर मैं किसी को ये यूआरएल भेजता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि वो बंदा लॉगिन करेगा भी या नहीं करेगा। हम उसे कंपनी का नाम देंगे, हम अपने कंपनी की वेबसाइट देंगे, उसके साथ शेयर करेंगे, एंड ही नीड टू शेयर द वेबसाइट, he need to open the website with the help of the name that you shared, www.teachmecloud.in, .teachmecloud.com.in, like .net। इस तरीके के जो डोमेन आप खरीदते हैं पोर्टल से, वो डोमेन आपको यहाँ पे लाइक करना चाहिए। सर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर ये। वेबसाइट कैसे होती है? एनी वेबसाइट, हाउ, वेबसाइट का यूआरएल कैसे होता है? ये www.com, जो भी google.com, लाइक दैट। तो वो डोमेन क्या होता है? डोमेन हमें खरीदना पड़ता है, एंड यू कैन यस। बाय इट फ्रॉम डोमेन प्रोवाइडर्स, यू कैन बाय इट फ्रॉम डोमेन प्रोवाइडर। डोमेन प्रोवाइडर कौन कौन से हो सकते हैं? डोमेन प्रोवाइडर में आपका गोडैडी टॉप पे है, डोमेन प्रोवाइडर आपका ब्लू होस्ट है, नेमचीप है, ये सारे हमारे डोमेन प्रोवाइडर कंसीडर किए जाते हैं। इनकी जो जिम्मेदारी होती है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द प्लेस जहां से हम डोमेन को परचेज करेंगे, और हर एक डोमेन का चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू द नेम यू हैव टू पे द अमाउंट ऑन ईयरली बेसिस। एवरी ईयर आपको अपने डोमेन को रिन्यू कराना पड़ेगा, जहां से भी आप डोमेन खरीदते हैं वहां से रिन्यू करना पड़ेगा। दैट वी डिस्कस इन आवर एडी वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। कस्टम डोमेन के बारे में हमने बात की थी कि कैसे कस्टम डोमेन को एड किया जाता है, कैसे अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। दिस पॉइंट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। नहीं नहीं सर, वो तो मेरे को पता है सर। मैं मतलब
मेरे को उस बात समझ नहीं आती, क्योंकि आपने भी इस वेबसाइट को लेकर हम बात डिस्कस कर रहे थे ना, इसलिए। वेबसाइट कोई सा भी हो, कस्टम डोमेन तो एक ही जैसे रहेगा, एक ही लोकेशन से आएगा। अगर मैंने अभी godaddy.com पे डोमेन खरीद रखा है, राइट, if I have already purchased domain from the godaddy.com, so I can attach my godaddy domain with this particular website. उस डोमेन को हम अपनी इस वेबसाइट के साथ क्या करेंगे, अटैच करने का काम करेंगे। एंड जैसे ही हम वेबसाइट को अटैच करेंगे, वी आर एबल टू गेट द एक्सेस फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। उसी डोमेन यस। के नेम से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वे दैट वी कैन मेक इट लाइव एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। चलिए कस्टम डोमेन से स्टार्ट करते हैं और हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मैनेज। सिंपल सा फंडा है, यू जस्ट नीड टू ओपन द पेज। पेज ओपन करने के बाद ओवरव्यू पे जाएंगे। ओवरव्यू पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगे लिस्टेड, ठीक है। यू विल गेट द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मेन एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको अपने एप्लीकेशन सर्वर से, वेब सर्वर से अटैच करनी चाहिए। जो हमने कोडिंग वाला सर्वर इस्टेब्लिश किया है, इस पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन में आपको डिटेल दिखाई पड़ रही है, लाइक अबाउट द नेम ऑफ योर वेब एप्लीकेशन सर्वर, कोड कौन सा यूज किया है, राइट, रन टाइम आपने। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिप्लॉयमेंट सेंटर, जहां से आप अपने वेबसाइट के डेटा को अपलोड करने का काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कस्टम डोमेन, यहाँ पे डिफॉल्ट डोमेन, कस्टम डोमेन। तो अभी हमें एज्योर ने कॉम्प्लीमेंट दे रखा है डिफॉल्ट डोमेन का। दिस इज द डिफॉल्ट डोमेन साइट यूआरएल। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं तो आप देखिए कि आपका डेटा तो मिल रहा है, बट ये यूआरएल हमारा ठीक नहीं है। द यूआरएल इज बेसिकली जस्ट लाइक एज ए कि ये तो डिफॉल्ट वाला है, एज्योर ने प्रोवाइड कर रखा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन करें, तो हमारी वेबसाइट इमीडिएटली हमें एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। जब भी आप सेटअप करोगे किसी कंपनी के लिए, तो ये कस्टम डोमेन वाला तो मैंडेटरी है, दैट यू नीड टू ऐड योर कस्टम डोमेन, मैंडेटरी पार्ट है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड डोमेन। कस्टम डोमेन पे, ऐड डोमेन पे जाएंगे। जो भी डोमेन है आपके पास, यहाँ से आपको दो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज योर डिफॉल्ट वन, बट आई डोंट वांट टू गो विद दैट। आई वांट टू ऐड माय ऑन डोमेन, ऐड कस्टम डोमेन बाय ऐप सर्विस डोमेन। दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट से अगर आप डोमेन खरीदते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। You have to pay the additional amount if you are going to proceed with the custom domain. Next, what you need to do, going back, click add custom domain. यहाँ पे अपने पास ऑप्शन मिलेगा, and I'm just going to add custom domain with the help of IP SSL based certificate all the domains. यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम देंगे, बट डोमेन नेम आपके पास होना चाहिए। लेट मी चेक, मेरे पास कुछ डोमेन है, मैंने रिसेंटली खरीदे थे, उस डोमेन को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। माई प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। माई प्रोडक्ट्स में हमें डोमेन की लिस्ट मिल जाएगी। Number of domains that I have already purchased, so I can go with this one, teachmecloud.blog वाला डोमेन, क्योंकि ये आई होप कि ये अवेलेबल होगा। हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, teachmecloud.blog। तो हमें डोमेन मिल गया हमारा, और इस डोमेन को हम अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना चाहते हैं। कॉपी करो डोमेन नेम को, गो बैक, पेस्ट योर डोमेन डिटेल, और ये हमें रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा। ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा, और भी जो सुटेबल रिकॉर्ड्स रहेंगे, उन रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, मैनुअली कॉपी पेस्ट करने का। सो इट इज इन प्रोग्रेस। ए रिकॉर्ड आ गया और टीएक्सटी रिकॉर्ड आ गया, ये दोनों रिकॉर्ड हमें कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन उसके पहले जो अगर एग्जिस्टिंग कुछ रिकॉर्ड है ना, तो उनको हम करने वाले हैं रिमूव। आई एम गोइंग टू रिमूव दीज रिकॉर्ड्स। इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो हमारा डोमेन। कहीं और अगर डोमेन लाइव है तो वी कैन नॉट यूज इट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि योर डोमेन मस्ट बी ब्लैंक। ब्लैंक इन द सेंस वो कहीं किसी वेबसाइट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, यू जस्ट नीड टू डिलीट इट मैनुअली और देन अटैच योर ऑन रिकॉर्ड। जितने भी मैनुअल रिकॉर्ड्स थे, वो रिकॉर्ड्स हम क्या करने वाले हैं, डिलीट करने
नाउ आवर डोमेन इज फ्री, कोई भी साइट से जुड़ा नहीं है। पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए ताकि ये पूरे जितने भी कनेक्शन थे उसको, ये जो कैश मेमोरी हो वहां से भी इरेज कर सके सारी इंफॉर्मेशन को। नाउ इट्स फ्री, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, जो रिकॉर्ड है वो बाय डिफॉल्ट है, एजूर ने खुद प्रोवाइड किए हैं अपनी तरफ से, GoDaddy ने खुद प्रोवाइड किए हैं। अब हम जाते हैं इन रिकॉर्ड्स की वैल्यू को कॉपी करते हैं, ए रिकॉर्ड में @ और ये पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करिए। यहाँ पे वी जस्ट नीड टू गो बैक, रिकॉर्ड में ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाओ, आप ए रिकॉर्ड पे जाओ, यहाँ पे @ है तो आप @ लगा दो, यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू लगा दो, TTL 1 आवर है, 1 आवर आप इसको सेव कर दो। ये पहला रिकॉर्ड आपने सेव किया। दूसरा रिकॉर्ड कॉपी करेंगे यहीं से, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन txt ASUID, इसकी वैल्यू गो टू द DNS ऐड रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड था, txt ASUID, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वैल्यू, TTL हमारा 1 आवर था तो 1 आवर दे देंगे। तो ये रिकॉर्ड की जरूरत है, हमने सक्सेसफुली प्रोवाइड कर दिया। अब आप इसको वैलिडेट करो, अगर सारी इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट होगी तो ये वैलिडेट पास कर देगा। डोमेन हमने जस्ट फ्री किया है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, 48 घंटे का टाइम ये बता रहा है क्योंकि डोमेन हमारा फ्री नहीं था, बट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलिए, वैलिडेशन पास हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करा दीजिए। अब आप जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे इससे, डिफॉल्ट वाले से, हम इसको एक्सेस करने वाले हैं किससे, इस वाले पेज से। इससे ये वाला हमारा डोमेन हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक, ब्राउजर पे आ जाते हैं और ओवरव्यू पे आ जाते हैं और अपने कस्टम डोमेन से हम इसको एक्सेस करेंगे। कस्टम डोमेन दैट वी एडेड, अभी हाईलाइट नहीं हुआ, जस्ट नीड टू वेट। कैन यू प्लीज ट्राई दिस वेबसाइट, हमारे वाले डोमेन से जो अभी हमने ऐड किया उस डोमेन से आप ट्राई करने की कोशिश करिए। यस सर। है ना, तो ये हुआ कस्टम डोमेन। लेकिन कस्टम डोमेन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड आ रहा है, नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सर्टिफिकेट नहीं खरीदा है, राइट। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है, दैट्स द रीजन वी आर नॉट एबल टू फाइंड। वी आर एबल टू सी द ऑप्शन ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपके पास मैनेज सर्टिफिकेट है, बाय सर्टिफिकेट है, पब्लिक की सर्टिफिकेट है, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हम यहाँ पे ब्रिंग योर ऑन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कौन करेगा, इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द अमाउंट एंड देन अपलोड। इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट की वैल्यू को, लेकिन उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा फ्रॉम GoDaddy। तो इस केस में अगर हमारे पास GoDaddy है, जिससे भी हम लोग डोमेन बाय कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट है उसका भी एक्सेस होना चाहिए, या फिर क्लाइंट को हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट बोला कि भाई मैं अपना डोमेन का जो क्रेडेंशियल है वो नहीं शेयर कर सकता आपके साथ, तो हम कह सकते हैं ठीक है आप ऐड कर सकते हो फिर। हाँ बिल्कुल, लेट मी चेक, अगर हमें इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है डेफिनेटली, सर्टिफिकेट तो हमारे कॉस्टली रहते हैं और ये ईयरली बेसिस पे है, लाइक वी आर एबल टू सी द कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेट। सिंगल डोमेन के लिए विद SSL सर्टिफिकेट 3200 का है, ईयरली बेसिस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। 4000 का है, 8800 का है, 12900 समथिंग का है, जिसमें आपको वाइल्ड कार्ड मिल जाता है। वाइल्ड कार्ड का मतलब
मल्टीपल डोमेन इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, नेम आपका एक ही रहेगा, teachmecloud.blog है तो वही रहेगा, लेकिन मल्टीपल छोटे-छोटे जो नेम है उसके साथ वो आप अटैच करा सकते हैं। ऑल गुड? यस। ठीक है, दिस इज द वे दैट वी कैन यूज टू बाय द सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अभी तो हमने यहाँ तक की जर्नी अपनी स्टैब्लिश की, सर्टिफिकेट कहाँ से खरीदना है, कहाँ से अपलोड करना है, वी कैन डू दैट। व्हाट अबाउट अदर सिक्योरिटी दैट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ? यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक we can manage and protect with the DDoS protection. What do you think about DDoS protection? सर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे ये हमारा एमएफए होता है ना उसी टाइप के लिए होता है ये भी। तो उसमें एक एप्लीकेशन होता है, तो मोबाइल पे जैसे ही हम लोग अपना यूजर नेम क्रेडेंशियल डालेंगे सिस्टम में सर्वर पे, तो उस Mhm. टाइम वो क्या करेगा, एक ओटीपी जनरेट करेगा हमारा एप्लीकेशन पे, तो हम वो पिन इधर डालेंगे, वी कैन लॉग इन योर सर्वर और लाइक दैट, सिक्योरिटी पर्पस। Anything else that we can use? सॉरी सर। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? Any other point that we can use? मैंने यूज किया सर, लेकिन सर्वर पर्पस के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, देखो DDoS होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो होता है एक तरीके का रोबोटिक हिट्स। जो कंपटीटर है अपने, जैसे आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है, ई कॉमर्स में आपके पास मार्केट में दो ही ऐसी साइट हैं जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं। अमेजन वर्ल्ड वाइड है, फ्लिपकार्ट इंडिया बेस्ड है। ठीक है, इनके अलावा बहुत कम ही हम ट्रस्ट कर पाते हैं अगर हमें कुछ खरीदना है, कुछ प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए। इज दैट करेक्ट? अब इनको कंपटीशन देने के लिए कोई नया साइट जनरेट हो, कोई भी नई साइट क्रिएट करता है कोई बंदा, तो उसको हर एक तरीके से सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीटर कहीं ना कहीं अटैकर से, हैकर को पे करके आपकी वेबसाइट को डाउन करने की कोशिश करते रहेंगे। यू नीड टू सिक्योर वेबसाइट फ्रॉम फ्लड देम। कर देगा शायद। सॉरी? फ्लड द वेब इट विल फ्लड द वेबसाइट। हाँ, उनका काम ही यही रहेगा हाँ कि हाँ वो हाँ। महीने की 2 बारी 3 बारी आप पे डीडोस अटैक कराएं, ताकि लोगों का ट्रस्ट टूटे। आए दिन आपकी वेबसाइट डाउन रहती है तो कस्टमर ऑटोमेटिक छोड़ के चले जाएंगे। लोग अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ऐड करने से डरेंगे। ये वेबसाइट तो कभी ऑन होती कभी डाउन हो जाती है, इनका सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा सही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में डीडोस अटैक जो होता है रोबोटिक अटैक होता है, जिसमें फेक हिट दिए जाते हैं। जैसे मेरी साइट जो अभी रन कर रही है, इसकी एक कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 5000 DTU, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन यूनिट, DTU। अगर इसकी कैपेसिटी 5000 है, इसका DTU अगर 5000 है, और हम 10,000 हिट इस पे दे रहे हैं, 10,000 लोग इसकी वेबसाइट इस पे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी का जस्ट डबल अमाउंट इस पे रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, और वो भी फेक हिट्स हैं, वो कोई जेन्युइन नहीं है। अगर आपने अपनी साइट पे DDoS को एक्टिवेट करा रखा है, तो 1 मिनट में वो फेक हिट को फिल्टर कर देगा और उनको वहीं से बाईपास कर देगा। तो DDoS से हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर पाएंगे, आसानी से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो इस वजह से हर एक साइट को इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू प्रोटेक्ट विद द हेल्प ऑफ DDoS प्रोटेक्शन। हमारी जिम्मेदारी है कि उसे DDoS सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इज ऑल राइट प्लीज? यस।
ठीक है, तो एक कैन यू प्लीज जस्ट कंपेयर बोथ द थिंग्स, वर्डप्रेस सर्वर और एजर एप्लीकेशन सर्वर में क्या डिफरेंसेस है, एंड दोनों का रियल टाइम यूसेज क्या होगा? Anyone please? What you understand, please? Hello, can you hear me? यस सर। हाँ जी, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? Sir, we can say that WordPress server is basically infrastructure as it is IaaS, whereas Azure App Service is PaaS. Hmm. Anything else that we can add? And in just like you said in today's class, it can be used for blogging purpose. WordPress server. Hmm. वर्डप्रेस सर्वर का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका, जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, राइट, जिनको लैंग्वेजेस नहीं आती, वो अगर वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, सो दे आर एबल टू एस्टैब्लिश वर्डप्रेस सर्वर, और वहाँ पे प्लगइन्स के जरिए, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, उन प्लगइन और टेम्पलेट की मदद से दे आर एबल टू एस्टैब्लिश देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी नॉन कोडर पर्सन जिसको कोडिंग या लैंग्वेजेस नहीं आती, वो भी अपनी वेबसाइट को डिजाइन करके होस्ट कर सकता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज कोड बेस्ड डिप्लॉयमेंट, एंड इन द कोड बेस्ड डिप्लॉयमेंट यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड बेस्ड डिप्लॉयमेंट। अपने डेवलपर को कह करके, डेवलपर को बोल करके, यू ऑलरेडी स्टैब्लिश योर वेब सर्विसेज। डॉट नेट हो सकता है, पीएचपी हो सकता है, एचटीएमएल हो सकता है, पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, व्हाटएवर कोड, किसी भी कोड का इस्तेमाल करके आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कराओ। उसके बाद ये सेटअप इस्टेब्लिश करो। सेटअप इस्टेब्लिश करने के बाद यू आर गोइंग टू अपलोड योर वेबसाइट डेटा, एचटीएमएल का डेटा या डॉट नेट का डेटा, वो आप अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद सेम वेबसाइट यू आर एबल टू गेट द एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आप अपनी वेबसाइट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द गैप बिटवीन बोथ, राइट? ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस होता है। ऑल गुड?
यस सर, It's इसमें फिर एक ऑप्शन और आ रहा है ना, एजूर प्लस डेटाबेस। डेटाबेस में मतलब जो कंपनी का पूरा डेटा वगैरह means उस टाइप का। नहीं, डेटाबेस का मतलब है कि कोर डायनेमिक वेबसाइट। कोर डायनेमिक वेबसाइट इन द सेंस कि जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है, जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है, लेट मी गिव यू द रियल टाइम एग्जांपल जिससे ये क्लियर हो सके कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। हम एज्यूर ऐप सर्विसेज पे हैं। एज्यूर ऐप सर्विसेज में वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश वन सर्वर, पैस सर्वर हमने एस्टैब्लिश किया। दिस इज एज्यूर पैस सर्वर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज सर्वर हमने एस्टैब्लिश किया, वो भी कोड बेस्ड। ठीक है, ये हमने कोड बेस्ड एस्टैब्लिश किया। द मीनिंग ऑफ कोड बेस्ड, जिसमें क्या होता है कि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कोड आप अपना अपलोड करोगे। अगर आपने ये सर्विस वेबसाइट प्लस डेटाबेस दोनों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, डीबी और दोनों का, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपकी सिंपल सा डिजाइन की हुई वेबसाइट जिसमें बहुत सारे टैब वगैरह अवेलेबल रहेंगे, इमेज कलर, ये आपकी वेबसाइट होगी। लेकिन उस वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन रहेगी ना, वो आपके डेटाबेस में अवेलेबल रहेगी टेबल के फॉर्मेट में। डेटा ऑफ वेबसाइट स्टोर बाय डीबी सर्वर, ठीक है, इसके थ्रू स्टोर किया जाएगा, स्टोर बाय डीबी सर्वर। हजारों एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ जो डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल कंसीडर किया जाएगा, लाइक एज आई एम गोइंग टू ओपन amazon.in, ठीक है, हम यहाँ पे amazon.in जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। मुझे खरीदना है मोबाइल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे मोबाइल परचेज करने के लिए मेंशन कर, जो लेफ्ट का पैनल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये है आपका ब्रांड वाइज, आप यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे परचेज करना है फॉर एग्जांपल रेडमी का फोन परचेज करना है, मैंने रेडमी पे क्लिक किया, अब मुझे ये केवल रेडमी का फोन ही दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अब मैंने अपना बजट डिसाइड करने के लिए यहाँ पे बजट डिसाइड कर लिया, आई डोंट वांट टू पे मोर देन 15,000, ये 15,000 का बेसिकली हमने प्लान सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे 15,000 से ज्यादा का डेटा नहीं दिखेगा, मोबाइल फोन नहीं दिखेगा, 15,000 की लिस्ट में दिखाई पड़ जाएगा, 15,000 के अबव में दिखाई। वेबसाइट की इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि इन सारी इमेजेस को एचडी इमेजेस को रख सके। तो ये जो फिल्टर है ना, ये टेबल है डेटाबेस में। वेबसाइट और वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों आपस में कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इमेज है, ये प्राइस है, ये डिलीवरी डिटेल है, राइट, ये इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीजें आपके डेटाबेस में अवेलेबल रहती है। वेबसाइट से डेटाबेस अटैच्ड है, इस पे 24 घंटे 24/7 बंदे काम करते रहते हैं। स्टॉक में एरिया के अकॉर्डिंग, अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन में जहां पे मैं सर्च कर रहा हूं, वहां पे अगर ये मॉडल नहीं है, Redmi A5 का मॉडल नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां से इसकी इंफॉर्मेशन को हटा करके मेंशन करें कि द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, नॉट डिलीवरेबल अभी के लिए, यू कैन चेक इट आफ्टर सम टाइम। तो ये सारी चीजें डेटाबेस इंजीनियर ऑलवेज, ठीक है ना, ये सारी चीजें डेटाबेस इंजीनियर हमेशा बैकएंड में परफॉर्म करता रहता है। चीजें क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, सो इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि हमें थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए इसमें कि ये किस तरीके से काम करता है। वेबसाइट पे अगर हम सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो वेबसाइट हमारी डाउन हो जाएगी। ये जो इमेजेस हैं ये एचडी इमेज हैं, प्रोफेशनल इसको पिक करते हैं,
और ये कॉपीराइट फ्री हैं, ये जो इमेजेस हैं कॉपीराइट फ्री हैं। या तो ब्रांड उनको शेयर करेगी अमेजन को, या तो अमेजन उनसे कोऑर्डिनेट करेगा प्रोडक्ट के लिए। और ये सारी एचडी इमेज है, इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। एक प्रोडक्ट के साथ आप देखिए 10 के आसपास इमेजेस हैं टोटल, 9 इमेजेस आर अवेलेबल, छोटी सी वीडियो भी होगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, यू नो दैट, इनको स्टोर करने के लिए वेब सर्वर हमारा डाउन हो जाएगा। इसको डेटाबेस में रखो, डेटाबेस डाउन हुआ, वेब सर्वर डाउन हो जाए, वेबसाइट आपकी डाउन हो जाएगी। ये होता है डायनेमिक वेबसाइट। क्लियर? यस सर। This is the way that we can use to establish our both types of services. हमने इसमें कस्टम डोमेन भी ऐड किया, हमने इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट भी मैनेज करने का काम। तो सर जैसे फाइनेंस कंपनी होती है, कुछ एक्सचेंज हाउस होते हैं या कुछ फाइनेंस अकाउंट बैंकिंग कंपनी है, तो उनके कुछ मोबाइल एप्लीकेशन चलता रहता है लाइव, तो उसमें रेट भी दिखाते हैं, तो उसमें ये सेम लाइव वीडियो भी चलती रहती है, तो वो डेटाबेस प्लस एप्लीकेशन है, डेटाबेस टीम भी बैकएंड में काम करती रहती है। आज की डेट में जितने भी ई कॉमर्स की साइट्स हैं ना, वो सब डेटाबेस से जुड़े रहते हैं। सारी साइटें जो हैं डेटाबेस से जुड़े रहती हैं। कोई ओरेकल यूज करता है, तो कोई सिक्वल डेटाबेस यूज कर सकता है, आपके ऊपर माई सिक्वल भी यूज कर सकता है, बट डेफिनेटली दे ऑल आर कनेक्टेड विद द डेटाबेस सर्विसेज। ऑल डन प्लीज? यस सर। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया प्रैक्टिकल अबाउट द एप्लीकेशन सर्विसेज। एंड नेक्स्ट, अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है अगले पॉइंट पे। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज रिलेटेड टू, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमने पढ़ा, उसमें ज्यादातर चीजें इंप्लीमेंट की हमने, कॉन्फ़िगर किया, सेटअप इस्टेब्लिश किया, वीएम क्रिएट किया, राइट। लेकिन इनका सिक्योरिटी का पार्ट कैसे मैनेज किया जाएगा? how we can establish backup, how we can create replication, how we can set up disaster recovery, right? How we can restore, how we can manage the service monitor, कैसे मॉनिटर करेंगे किसी सर्विस को कितना यूसेज हो रहा है। और जो टास्क अभी तक हमने किससे परफॉर्म किए हैं, जीयूआई के थ्रू परफॉर्म किए हैं। एआरएम टेम्पलेट, एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट क्या होता है, एज्योर पॉलिसी क्या होती है, इनके बारे में ये सारा पार्ट हमारा रिमेनिंग है, जो हम नेक्स्ट वीक 2 हफ्ते का 2 दिन का टाइम है, 2-2 घंटे करके हम वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट, इंटायर पार्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 हफ्ते का गैप करेंगे, एक सैटरडे संडे का गैप करेंगे, ताकि आप एज्योर को सही तरीके से मैनेज कर पाओ। उसके बाद फिर हमारी 2 क्लासेस चलेंगी एआई की, जिसमें हम चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, कोपायलट के बारे में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर, एक्चुअली गुड आइडिया। अगर हम लोगों को एक वीक हम मिस करके हम लोग ये भी जितने भी टोटल हम लोग हैं पूरे स्टूडेंट, तो एक बार अपना पूरा स्टार्टिंग से और एंड तक का सारा रिव्यू कर लें, उसमें कोई ट्रबल शूटिंग या कुछ इशू आता है तो हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। है ना, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करने की कोशिश करूंगा आज ही। और यू कैन गो विद द नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। और तक नेक्स्ट वीक हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नोट्स आप शेयर करना व्हाट्सएप पे, विल चेक इट। एंड 1 हफ्ते का गैप, उसमें आप अपना प्रैक्टिस करना, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द लास्ट स्टेप।
लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एआई। एआई इंपॉर्टेंट है, अपने रिज्यूमे में एआई और एज्यूर दोनों मेंशन करना। आप इम्पैक्ट देखेंगे, आप कॉल्स देखेंगे, एंड यू फील लाइक कि यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉल्स। जुल्फिकर, गो अहेड। सर आप कुछ एक एआई के सर्टिफिकेट के बारे में बोला था कि मैं बताता हूँ फ्री सर्टिफिकेट, तो वो अभी तक आपने नहीं बताया। नहीं, एआई सर्टिफिकेट का जो फ्री वाला है ना, जी जी। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी उसको लॉन्च नहीं किया, जैन में लॉन्च कर रहे हैं। उसको लॉन्च होना था लास्ट वीक नवंबर में, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट हैपन, अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया। जैन में लॉन्च करेंगे, देन आई विल गाइड यू। ओके ओके। ऑल डन? यस। चलो मिलते राज हैं नेक्स्ट। बहादुर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक कनेक्ट करते हैं और लास्ट मॉड्यूल रहेगा, सारी चीजें हाँ, क्लियर करते हैं हेलो और सर, फिर सॉरी सर। नेक्स्ट करते हैं। राज, गो अहेड। जी जी जुल्फिकार, आप कुछ कह रहे थे उसका? नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैंने कहा कुछ यस और नो की आवाज नहीं आई थी आपकी आज, इसलिए। वो मैं शिफ्ट में भी था जुल्फिकार थोड़ा सा, तो लैपटॉप स्पीकर पे और मैं मतलब साथ में पैचिंग में इन्वॉल्व था, तो इस चक्कर में इट्स प्रॉपर ओके दे इट्स नहीं ओके। पाया। ठीक, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर।